हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साइंस ऑफ हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, लेक्चर 8। अभी तक हम लोग जो है ब्रिटेन के बारे में देख रहे थे इसके पहले। अब उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। हम आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं तो 1661 में देखते हैं कि एक घटना घटती है। 1661 ईस्वी में 1661 में क्या होता है कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा। ठीक है, कैथरीन ब्रेगेंजा। और ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स या चार्ल्स द्वितीय। इनके बीच में शादी होती है। जब इनके बीच में शादी होती है तो यही पुर्तगाल क्या करते हैं कि बम्बई, जो इंडिया का बम्बई है, वो दहेज के रूप में उठा करके चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं। उठा करके मतलब कि दे देते हैं। अब बम्बई का अधिकार जो है चार्ल्स द्वितीय के पास चला जाता है। बम्बई चार्ल्स द्वितीय का हो जाता है। तो ये चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, इन्हें मिलता कब है, 1661 ईस्वी में। ये जब शादी करते हैं कैथरीन ब्रेगेंजा से, तो ये चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं कि 7 साल बाद यानी 1669 ईस्वी में इसी बम्बई को किसे दे देते हैं, इसी बम्बई को उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और कहते हैं कि हमें 10 पाउंड वार्षिक किराया बस दीजिएगा और बॉम्बे आप ले लीजिए, अपने हिसाब से डेवलप करिए, उसका जो है वहाँ से व्यापार करना है व्यापार करिए, शासन प्रशासन जो करना है करिए, लेकिन हमको क्या करिएगा, सालाना 10 पाउंड दीजिएगा किराए के रूप में। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि शादी यहाँ होती है, लेकिन यही बम्बई जो दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय के पास जाता है वो आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। कब आता है, 1669 ईस्वी में। ठीक है ना, 1669 ईस्वी में आ जाता है। 1669 नहीं, 1668 ईस्वी में आ जाता है। 1669 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ के गवर्नर बनकर के आते हैं गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार, ये ग है, गेराल्ड ओंगियार। ये यहाँ के गवर्नर बनकर के आते हैं। जब ये गवर्नर बनकर के आते हैं तो फिर बंबई को अपने हिसाब से बंबई का क्या करते हैं, विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, पुनर्स्थापना करते हैं। ठीक है ना। तो जब ये बंबई का पुनर्स्थापना करते हैं तो क्या करते हैं, पुनर्स्थापना के तहत ये बंबई में सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहाँ का जो किला था उस किला का किलाबंदी कर देते हैं, यानी किले का किलेबंदी कर देते हैं। पहला काम करते हैं बंबई के किले की किलेबंदी। उसके बाद यहाँ पर एक गोदी है, एक गोदी का निर्माण करवाते हैं, यानी गोदी का निर्माण, गोदी मतलब बंदरगाह, यानी बंदरगाह का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद क्या कराते हैं, न्यायालय की स्थापना कराते हैं, न्यायालय की स्थापना कराते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, यहां पर एक पुलिस दल का गठन करते हैं, यानी लोगों की सुरक्षा करने के लिए एक पुलिस दल का गठन करते हैं। उसके बाद एक सैन्य टुकड़ी भी रखते हैं, यानी ये कई कार्य करते हैं। देखते हैं कि गेराल्ड ओंगियार किलेबंदी भी कराते हैं, गोदी का निर्माण भी कराते हैं, न्यायालय की स्थापना कराते हैं, पुलिस दल का गठन करते हैं, सैन्य टुकड़ी भी रखते हैं। इसके अलावा गेराल्ड ओंगियार यहाँ मुंबई में क्या करते हैं, एक टकसाल का निर्माण कराते हैं। टकसाल मतलब समझ में आया, टकसाल का मतलब होता है जहां पर मुद्राएं छापी जाती हैं या नोटों या सिक्कों की ढलैया होती है। तो मुंबई में एक टकसाल का स्थापना कराते हैं, एक टकसाल का स्थापना कराते हैं। यहां से चांदी और प्लस तांबे के सिक्के की ढलाई होती है। यानी अंग्रेज क्या करते हैं, बंबई में एक टकसाल का स्थापना कराते हैं, वहां चांदी और तांबे के सिक्के की ढलाई होती है। वह सिक्का मुंबई ही नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य में भी मान्य हो जाता है। मुगल साम्राज्य में भी वो जो है चलता है सिक्का अंग्रेजों का, जो बंबई में ढलता है। यानी इतना वर्क वो करता है कौन, गेराल्ड ओंगियार। ये इसीलिए इसे कहा गया है मुंबई का वास्तविक संस्थापक। दरअसल मुंबई नाम या बंबई नाम पड़ा कैसे, वहां की एक देवी थी मुंबा देवी, उन्हीं के नाम पर मुंबई पड़ा हुआ है। मुंबा माँ को वहां पर आई कहते हैं। तो मुंबा से ही बंबई
और बम्बई का फिर बाद में नाम इसका संशोधन करके मुंबई कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी मुंबई का या बम्बई का व्यवस्थित तरीके से स्थापना कौन कराता है? गेराल्ड ओंगियार कराते हैं। इन्हें जो है इनका संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना, गेराल्ड ओंगियार को। अब इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि जो उस वक्त के व्यापारी वर्ग थे और उत्पादक वर्ग थे, इन दोनों को लग गया कि यह जो मुंबई है यह वास्तव में हम लोगों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में बहुत सुरक्षित जगह है। हम लोगों को वहां आश्रय लेना चाहिए, वहां से हम अपना व्यापार भी सही ढंग से कर लेंगे, वहां से सब कुछ किया जा सकता है, वहां से हम बाहर व्यापार भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पर गोदीवाड़ा का निर्माण भी हो गया है, वहां पर अपना सिक्के की ढलैया हो रही है, वो भी हमको काफ़ी सुविधा देगा। प्लस पुलिस दल है ही है जो हमारी सुरक्षा करेगी, कोर्ट की स्थापना हो गया है जो हमको न्याय दिलाएगा। इस तरीके से होता क्या है कि इन लोगों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में इसका जो है डेवलप हो जाता है। आश्रय स्थल के रूप में समझ में आता है कि यहाँ पर चल करके बिजनेस करना काफ़ी आसान है, और यही सोच करके गेराल्ड ओंगियार मुंबई की पुनर्स्थापना करता भी है कि लोग यहाँ पर आएँ, आकर्षित हों, और इस मकसद में वो कामयाब भी हो जाता है। ऐसा कहा गया है, देखा गया है कि जब गेराल्ड ओंगियार कब आता है? गेराल्ड ओंगियार आता है 1669 ईस्वी में, और जाता कब है? 1677 ईस्वी में। इतने बीच में गेराल्ड ओंगियार के समय देखा गया कि वहाँ की जो आबादी थी वो तो थी, बाहरी लोगों की आबादी, यानी उसमें बाहरी लोगों की जो संख्या वृद्धि हुई है वो लगभग 60,000 हो गई। यानी 60,000 की जनसंख्या वृद्धि वहाँ पर दर्ज की गई। काफ़ी लोग जो है जाकर के बंबई में बस गए, और जो वहाँ का राजस्व इनकम था वह जो है 3 गुना बढ़ गया। मुंबई का जो इनकम था वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गेराल्ड ओंगियार जो है मुंबई को काफ़ी ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उसका विकास भी किया, और मुंबई का वास्तव में देखा जाए तो विकास इसी के समय में हुआ, गेराल्ड ओंगियार के ही समय में होता है। अब क्या होता है इसके बाद हम देखते हैं एक चीज और। 77 तक था गेराल्ड ओंगियार। अब इसी बीच में हम देखते हैं एक चीज आप लोगों को बता दें कि गेराल्ड ओंगियार मुंबई का गवर्नर तो बना ही, इसके साथ ही साथ वह सूरत का जो अंग्रेजों का व्यापारिक कोठी था उसका अध्यक्ष भी था। यानी सूरत का जो व्यापारिक कोठी था वो भी गेराल्ड ओंगियार के अंतर्गत ही था, है ना। हम देखते हैं कि 1670 ईस्वी में जब छत्रपति शिवाजी सूरत की लूट करते हैं, सूरत को लूटते हैं 1670 ईस्वी में, यह शिवाजी की सूरत की दूसरी लूट कही जाती है इतिहास में। उसमें हम देखते हैं कि सूरत को वो लूटते तो जरूर है क्योंकि सूरत मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था, तो वहां पर तो वो लूटते हैं शिवाजी, लेकिन वहीं सूरत में जो अंग्रेजों की कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उसे गेराल्ड ओंगियार सुरक्षित बचा लेता है अपने, चाहे कूटनीति की वजह से या जैसे भी, गेराल्ड ओंगियार सूरत की कंपनी को बचा लेता है, ठीक है ना। जब वहां पर सूरत में मुगल देखते हैं कि सब कुछ तो लूट लिया गया, लेकिन ये कंपनी बच कैसे गई, तो कंपनी बची किसके वजह से? गेराल्ड ओंगियार की वजह से। लेकिन औरंगजेब को शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज हमसे भी मिले हुए हैं, हमारे दुश्मनों से भी मिले हुए हैं, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में 36 का आंकड़ा था ही, ये तो सब लोग जानते हैं। तब क्या करते हैं ये औरंगजेब कि इनके नौसेना यानी जल सेना के जो कमांडर थे उनका नाम था सीदी, उनका क्या नाम था? सीदी। इन्हें आर्डर देते हैं कि तुम मुंबई जो है अपने हाथ में ले लो, कब्जे में ले लो। और ये जो सीदी हैं ये पूरी तरीके से तैयार होकर के मुंबई को अपने कब्जे में लेने के लिए उस पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है ना। ये सीदी थे कहां के? ये अबिसिनियाई थे। अबिसिनियाई के मतलब अफ्रीकन मूल के थे, हफ्सी थे, ब्लैक थे, काला मैन, काला आदमी थे। ये अफ्रीका महाद्वीप के रहने वाले थे। इन्हें औरंगजेब अपने नेवी फोर्स का कमांड इनको दिया था, यानी ये कमांडर थे नेवी फोर्स के। लेकिन इनसे भी यानी सीदी से भी गेराल्ड ओंगियार मुंबई को बचा लेता है। इस तरह से देखते हैं कि गेराल्ड ओंगियार जो है काफी जो है कि चालाक आदमी था, काफी मेंटली रूप से काफी मजबूत व्यक्ति था, यानी हर परेशानी में वो मुंबई को बचा लिया।
मुंबई को सही ढंग से बसाया भी, और मुंबई हो या सूरत हो, जब भी कोई आफत आया उन्हें आराम से वो निकाल भी लेता है। यानी यहाँ भी मुगल सक्सेस नहीं हो पाते हैं, मुंबई को अपने कब्जे में मुगल नहीं ले पाते हैं। तो ये भी श्रेय जाता है गेराल्ड ओंगियार को ही, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जब आगे मामला बढ़ता है, यहां के दूसरे गवर्नर जब मुंबई के बन के आते हैं, जॉन चाइल्ड, 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में जॉन चाइल्ड ये क्या करते हैं, जॉन चाइल्ड देखिए, अभी इसके पहले हम लोग देखे हैं कि मुगलों से और अंग्रेजों में मुंबई की तरफ यानी कि पश्चिमी तट की तरफ पहले बन रहा था, बाद में धीरे धीरे मनमुटाव हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, जॉन चाइल्ड ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ये जब 1688 ईस्वी में बन करके आते हैं, तो ये पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह था, मुगल बंदरगाह, उसको अपने कब्जे में, यानी उसको अपने, उसके चारों तरफ घेरा डाल देते हैं, पश्चिमी तट के चारों तरफ। हम आपको बता रहे हैं पश्चिमी तट किधर है। देखिए, जो भारत का हम लोग नक्शा देखते हैं, तो ये तो उत्तर भारत का है। दक्षिण भारत का हम लोग ऐसे जब नक्शा देखते हैं, तो यही है पश्चिमी तट, है ना। यहाँ पर मान लीजिए बंबई है, मुंबई है, तो जो भी पश्चिमी तट पर जितने बंदरगाह थे और जिन जिन बंदरगाहों से मुगल बिजनेस किया करते थे, व्यापार करते थे, उन बंदरगाहों का इसने क्या किया, जॉन चाइल्ड, ये जो जॉन चाइल्ड था, ये घेरा डाल देता है। और घेरा ही नहीं डालता है, बल्कि यह व्यक्ति जॉन चाइल्ड वहां से उन बंदरगाहों से जो जहाज हज के लिए जा रहा था, यानी जो हज यात्री थे जिन्हें वो मक्का ले जा रहे थे हज करने के लिए, उन्हें क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है, उन्हें जाने भी नहीं देता है। अब इससे क्या होता है कि यह जॉन चाइल्ड दुश्मनी मोल ले लेता है औरंगजेब से। अब पूरी ताकत से मुगल जो है क्या करते हैं, इसके तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन यह व्यक्ति मुगलों से सुरक्षा नहीं कर पाता है, मुगल शक्ति के सामने जो है विवश हो जाता है। जब यह विवश हो जाता है तो यह क्या करता है, सरेंडर कर देता है। उसके बाद माफ़ी मांगता है। जब माफ़ी मांगता है तो अंततः इसे माफ़ कर दिया जाता है कि ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती तुम कभी मत करना। तो जॉन चाइल्ड जो है, इसको माफ़ी मांगनी पड़ गई मुगलों से, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ नहीं था जो गेराल्ड ओंगियार के अंदर था। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इधर बंगाल की तरफ। ये घटना तो हो गई मुंबई की तरफ, है ना। अब बंगाल की तरफ देखते हैं, तो इधर जब आते हैं तो हम देखते हैं कि 1651 ईस्वी में बंगाल के जो सूबेदार थे, उनका नाम था शाह शुजा, जो कि शाहजहां के दूसरे पुत्र थे। शाह शुजा क्या करते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों को एक फरमान जारी करके कि यानी 3000 वार्षिक, अगर आप हमें किराए के रूप में पैसा देंगे तो 3000 वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को विशेष अधिकार दे देते हैं बंगाल में व्यापार करने के लिए। एक विशेषाधिकार दे देते हैं कि आप बंगाल में आकर के बिजनेस करिए, हमको बदले में क्या करिएगा, 3000 रुपये क्या करिएगा, वार्षिक किराए के रूप में दीजिएगा, वार्षिक टैक्स दीजिएगा, कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये जब फरमान जब जारी हो जाता है, तब 1651 ईस्वी में, मामला 1651 का है, इसी समय फरमान जारी होता है अजीमुस शान के द्वारा, अरे सॉरी, शाह शुजा के द्वारा, शाह शुजा के द्वारा। अब 1651 ईस्वी में क्या होता है कि एक ब्रिजमैन नाम का एक अंग्रेज था, ब्रिजमैन नाम का एक अंग्रेज था, ब्रिजमैन। ये क्या करता है, जब ये फरमान जारी हो जाता है कि अब आप जो है आइए यहां पर व्यापार करिए, उसके बदले में हमको क्या करिएगा, 3000 रुपया वार्षिक कर दीजिएगा, तो यह व्यक्ति ब्रिजमैन क्या करता है, सबसे पहले हुगली में एक फैक्ट्री डाल देता है। हुगली में एक फैक्ट्री डाल देता है ब्रिजमैन। हुगली में फैक्ट्री पड़ जाता है। उसके बाद चूंकि ऑर्डर तो मिल ही गया था, हुगली के बाद जो है कासिम बाजार में दूसरी फैक्ट्री पड़ जाती है। उसके बाद वो पटना में डाल देते हैं, हजारीबाग में डाल देते हैं। इस तरीके से देखते हैं कि धीरे 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 क्या होता है,
फैक्ट्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। उधर भी आर्डर तो मिल ही गया था, है ना। जब उधर हो जाता है कि मैंने आपको व्यापार करने के लिए एक सुनहरा फरमान समझिए, एक तरीके से एक फरमान जारी हो जाता है, तो इतनी फैक्ट्रियां खुल जाती हैं और इन सारे फैक्ट्रियों को किसके अधीन कर दिया जाता है? मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी से इन सारी कंपनियों को नियंत्रित किया जाता था, है ना। मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। कौन? हुगली की फैक्ट्री कर दिया जाता है, उसके बाद जो है कि कासिम बाजार की फैक्ट्री कर दिया जाता है, उसके बाद पटना का, हजारीबाग का, जितनी भी कंपनियां धीरे धीरे खुलती हैं सब जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। यही नहीं बल्कि पूर्वी तट पर भी जितने फैक्ट्रियां थीं अंग्रेजों के, खासतौर से बालासोर में थी, हरिहरपुरा में थी, वो सब के सब कर दिया जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन, है ना। अब मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन तो हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? औरंगजेब से भी ये सब फरमान जारी करवा लेते हैं। यानी समय समय पर औरंगजेब भी क्या करता है? एक फरमान जारी करके इनको और सुविधा दे देता है। उसके बाद 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां वो भी एक फरमान जारी करके इन्हें और सुविधा दे देता है, यानी एक्स्ट्रा चुंगी अब आपको नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से अंग्रेजों को हमेशा छूट पर छूट मिलता चला जा रहा था। अंग्रेज जो है काफ़ी तेजी से विकास करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब अंग्रेजों के नीति में बदलाव देखने को मिलता है। क्या बदलाव देखने को मिलता है? अभी तक अंग्रेज मुगल एम्पायर के, यानी मुगल साम्राज्य, मुगल शासन के अधीन रहकर सिर्फ व्यापार करना चाह रहे थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं, उत्तरार्ध मतलब कि यही जो समय आ रहा है अब इसमें हम देखते हैं कि अब ये व्यापार ही नहीं बल्कि राजनीति भी करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो स्थानीय ताकत थी, यानी स्थानीय जो ताकतवर लोग थे, उनके आपसी विवाद में भी ये हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। विदेशी जो कंपनियां थीं उनका जो आपसी विवाद था उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। यानी छोटे छोटे जो सूबेदार थे उनके भी जो आपस में जो मतलब कि मनमुटाव अगर चल रहा है या कोई विवाद है उसमें भी ये हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इनकी पॉलिसी में अब चेंजिंग आना शुरू हो गया है। जो पहले सिर्फ व्यापार की बात करते थे, देखा जाए तो इनकी पॉलिसी तो पहले से ही थी। जब सर टॉमस रो भारत आया था तो वो फूट डालने की नीति तो लेकर ही आया था, लेकिन उसे मन के ही अंदर रखा था। वो सब बस यही कहते थे कि हमें सिर्फ व्यापार करना है, भूभाग की जरूरत नहीं है हमको। लेकिन अब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब इन्हें लगा कि अब हम लोग तो काफी मजबूत हो गए हैं, तो अब इनकी पॉलिसी में, इनकी नीतियों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और जब बदलाव आना शुरू होता है तो ये क्या करते हैं कि हर छोटे छोटे मुद्दों में, जो हर छोटे छोटे विवाद थे, स्थानीय विवाद थे, उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। यानी अब व्यापार से ये राजनीति की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। कब? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और जब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ दिन के बाद मुगलों से अंग्रेजों का मनमुटाव हो जाता है। और जब मनमुटाव होता है तो फिर मुगल क्या करते हैं? इसी हुगली से इन्हें मार के भगा देते हैं, अंग्रेजों को, इसी हुगली से। और ये जब हुगली से भागते हैं तो कहां जाते हैं? समुद्र में एक फुल्टा द्वीप है, ज्वारीय द्वीप, उस पर जाकर के शरण लेते हैं और वहां से देखते हैं कि मुगल कब जाएं कि हम वापस पहुंचे। यानी मुगलों का खौफ इनके अंदर पैदा हो गया था, ठीक है ना। फुल्टा द्वीप पर ये चले गए थे। लेकिन एक ऐसा अंग्रेज था जो आकर के मुगलों और अंग्रेजों के बीच में समझौता करा देता है, जिसे हम जाप चारनाक कहते हैं। जो कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक था वो व्यक्ति आता है और वो समझौता कराता है। वो समझौता कराने के बाद एक कंपनी की स्थापना करता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कलकत्ता नामक जो शहर है, जो आज काफ़ी फेमस है, उसका वास्तविक संस्थापक बन जाता है। और क्या होता है, कैसे क्या करता है, वो मैं आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को कल नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जो चीज़ें मैं बताया हूँ वो सब के सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर करिएगा, और हो सके तो और लोगों को भी बताइएगा। सब्सक्राइब, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम जो है धीरे धीरे अब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं,
है ना, कंटिन्यू हाँ जो है एक के बाद एक मैं जो है कि आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा, लेक्चर लेता रहूँगा और धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री को के समापन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बाकी चीज़ें कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।